हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवर्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा चमकोगे। तो अभ्यास करते जाएं करते जाएं करते जाएं, अपने आप चमक आपके सामने आएगी। हीरे को तराशते हैं, तराशते 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 उसमें चमक आ जाती है। तो सेम पॉइंट, अपने टॉपिक का अभ्यास करें और चमक अपने आप आएगी आपके पास। तो आज का टॉपिक बेटा स्पेशल बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और +1 के बच्चों के लिए। कोई ये टॉपिक जो प्लांट फिजियोलॉजी में आता है +1 के अंदर, नीट के अंदर आएगा, और रीट की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए। टॉपिक का नाम है एंजाइम। आप लोगों ने बहुत सुना होगा एंजाइम के बारे में। जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं एक स्पेशल प्रकार के एंजाइम द्वारा। तो कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। इन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक क्रिया। और इनका संबंध क्या है बेटा? स्पेशली एंजाइमों द्वारा। इसलिए मैंने यहाँ थोड़े थोड़े पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आपकी थ्योरी बन जाए। जैसे लिख दिया, सेल में जैव रासायनिक या बायोकेमिकल क्रियाओं को तेज करने के लिए, मतलब एक तो क्रिया नॉर्मल है परंतु उसको और ज़्यादा तेज करने के लिए स्पेशल प्रकार के उत्प्रेरक का काम करेगा। तो याद करना बेटा, सबसे पहला पॉइंट यही आ गया आपका, जैव रासायनिक या बायोकेमिकल प्रोसेस में उत्प्रेरक का काम करेगा, मतलब क्रियाविधि को बढ़ाएगा। उसके बाद लिख दिया मैंने, सभी एंजाइम सेल से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जैविक उत्प्रेरक। बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल से संबंधित है ना, तो बेटा इसलिए इनको क्या कहते हैं? जैविक उत्प्रेरक भी कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, इन्हें जैविक उत्प्रेरक भी कहते हैं। और रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन है, ये देखिए लिख दिया। केमिकल दृष्टि से क्या है? ये प्रोटीन होते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी केमिकल एक्टिविटी को या रासायनिक क्रियाविधि को हम लोग तेज करना है, तो यदि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, या ऐसे समझो बेटा, कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके बीच में एक स्पेशल प्रकार की एनर्जी होती है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ये याद रखना। और ये पॉइंट क्लियर कर दिया, आधुनिक विज्ञानी कहते हैं यदि दो केमिकल रिएक्शन के बीच में अगर वो सक्रिय ऊर्जा कम होती है तो एक्टिविटी तेज हो जाएगी हमारी। तो ये लिख दिया मैंने, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी केमिकल क्रियाओं की सक्रिय ऊर्जा, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, कम होने पर केमिकल क्रिया तेज हो जाती है। तो ये मैंने डायग्रामेटिक कंडीशन समझाया आपको। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है, बीच में बहुत बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी, गुड। और लिख दिया यहाँ पर रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो ये लिख दिया एंजाइम एब्सेंट है बेटा यहाँ, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, या एंजाइम प्रेजेंट है इसलिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन रहा है। तो यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया, किसी भी केमिकल एक्टिविटी की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए हमें एंजाइम लगाना पड़ेगा। वो एंजाइम क्या करेगा? उसकी एनर्जी को कम कर देगा और एक्टिवेशन जो आपकी प्रोसेस है उसको बढ़ा देगा। तो ये तो कुछ मेन प्रोसेस थे इसके छोटे छोटे। अब आएगा हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। एंजाइम की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, किसने दिया, कैसे दिया, किस किस एंजाइम का पता लगाया। तो दो 3 पॉइंट इसमें लिख दिया मैंने। एंजाइम की प्रेजेंस को सर्वप्रथम किण्वन की क्रिया में देखा था, याद रखना। किण्वन की क्रिया है फर्मेंटेशन, जो पहले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, उसके अंदर अपन ने पढ़ चुके हैं। और होता क्या है, ये पता लगा है एंजाइमों की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम किण्वन की क्रिया से पता चला है। इस क्रिया में क्या करते हैं? शर्करा घोल या अंगूर के रस में जीवाणु की उपस्थिति से अल्कोहल व CO2 बने। तो जब उन्होंने देखा भी एंजाइम की क्रिया तो प्रेजेंस जो है सर्वप्रथम किण्वन में है, तो यहाँ से काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब इस क्रिया को, किण्वन की क्रिया को, जो उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी थी, वो 1752 में रीमर ने इस क्रिया को देखा था सबसे पहले। तो यही आप याद भी करना है आपने, रीमर। फिर विली कोहेन ने 1878 में एंजाइम नाम दिया बेटा, इसका एंजाइम का नाम दे दिया। अब बुकनर ने 1897 में सर्वप्रथम यीस्ट सेल से प्राप्त रस को शुगर के घोल में किण्वन करवाया, और गर्म करने पर किण्वन की क्रिया शक्ति समाप्त होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए। मतलब बुकनर ने, मैं अब थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। बुकनर ने 1897 में सबसे पहले यीस्ट सेल से प्राप्त जो रस होता है उसको शुगर के घोल में उसका किण्वन कराया।
किण्वन कराया, प्रोसेस बहुत बढ़िया होता है। अब उस शुगर के घोल को उसने गर्म कर दिया, गर्म करने से किण्वन की क्रिया समाप्त होगी। जब किण्वन की क्रिया समाप्त होगी, लिख दिया किण्वन की शक्ति समाप्त होगी। और फिर उसने देखा, गर्म करने पर कंफर्म कर दिया एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया। बुकनर ने ये भी क्लियर कर दिया, यदि किसी केमिकल प्रोसेस को हम गर्म करेंगे जो एंजाइम से रिलेटेड है, तो उस समय गर्म करने पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी को नष्ट कर देगा। ये पॉइंट याद रखना। और इस यीस्ट की क्रिया में जो को एंजाइम मिला था वो लिख दिया जाइमेज एंजाइम था, वो याद रखना। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। जाइमेज एंजाइम पे इसने काम किया था बुकनर ने। फिर आएगा जेपी समनर ने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। सबसे पहले जेपी समनर वैज्ञानिक का नाम याद करना, यूरिएज एंजाइम याद करना, क्रिस्टल के रूप में उसने प्राप्त कर लिया। फिर नॉर्थरोप और कुंटज ने पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइनोट्रिप्सिन एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। और इसी प्रोसेस के लिए, इसी कार्य के लिए 1940 के अंदर उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये आपके बेटा नीट के या अदर कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए आपके। अभी आरएस आने वाली है, आरएस की नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसमें भी मेरे यही टॉपिक रहेंगे, मैं आपको बेस्ट टॉपिक दूंगा उसके अंदर भी। वर्तमान में ये लिख दिया टोटल 2000 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 150 एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये पॉइंट आपको याद करना है। आज की डेट में 150 एंजाइम जो है क्रिस्टल के रूप में उन्होंने प्राप्त कर लिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर बार क्वेश्चन आया ये, मेयरबेक ने 1952 में बताया एंजाइम सिंपल या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। इस पॉइंट को याद रखना, एंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीन, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, बस यहीं से आपको पॉइंट याद करना है। तो ये तो थे कुछ हिस्ट्री। अब आएगा बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये 1.5 नंबर का, 3 नंबर का और कई बार आरएस आईएएस में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है जैविक उद्गम। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, 3 अब यहाँ देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। एंजाइम द्वारा मैंने फिर 2 पॉइंट लिख दिए। कंट्रोल क्रियाएं सेल के अंदर व बाहर दोनों तरफ होती हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना, सेल के अंदर भी हो सकती है और सेल के बाहर भी हो सकती है। मतलब एंजाइम जो है, जो भी केमिकल क्रिया को एक्टिविटी करता है सेल की रिलेटेड, वो अंदर भी कर सकता है सेल के और सेल के बाहर भी कर सकता है। एग्जाम्पल दे दिया, सेल के अंदर तो बहुत सारी क्रियाएं, सेल के बाहर कौन सी होनी चाहिए क्रिया, वो है डबल रोटी, या जिसे ब्रेड कहते हैं। ब्रेड पर उगने वाली राइजोपस फंजाई का जल का अपघटन करती है, ये एंजाइमेटिक क्रिया है। अब बेटा इसमें 2 प्रोसेस बन गए इसके अंदर, याद रखना। एक तो क्वेश्चन बन गया आपका डबल रोटी पर उगने वाली फंजाई का नाम बताओ, तो याद करना राइजोपस फंजाई क्या काम करती है, जल का अपघटन करती है। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइजोपस फंजाई कहाँ लगती है, डबल रोटी पर या ब्रेड पर, और ये एक एंजाइमेटिक क्रिया जो बाहर होगी, सेल के बाहर होगी। तो ये हो गया जैविक उद्गम। दूसरा पॉइंट है कोलाइडल प्रकृति। कोलाइडल नेचर बहुत बढ़िया है इसके अंदर, देखो लिख दिया एंजाइम के अणु बड़े होने के कारण इसमें कोलाइडल नेचर वाले होते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थ्योरी आप पूरी बना लेना। एंजाइम के अणु बहुत बड़े होने के कारण इसमें कोलाइडल नेचर होती है और इसमें प्रोटीन के सभी गुण होते हैं। कौन कौन से इसमें प्रोटीन के गुण हैं, देखो उच्च आणविक भार, हाई मोलिकुलर वेट जो होता है इसका, कोलाइडल व्यवहार, कोलाइडल बिहेवियर, मंद विसरण, लो डिफ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन के आर पार होने की क्षमता। सेल मेम्ब्रेन द्वारा बाहर और अंदर दोनों तरफ आ जा सकता है ये। और कोलाइडल गुण के कारण एंजाइम का क्षेत्रफल अधिक होता है, याद रखना। इसलिए क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अधिक एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। इसको अच्छी तरह भूलना मत, बार बार याद करा रहा हूँ। एंजाइम का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसमें अधिक एक्टिव साइट पाए जाते हैं। अधिक एक्टिव साइट पाए जाने के कारण इसमें मात्रात्मक दक्षता प्रेजेंट होती, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी याद रखना, जिससे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये याद रखना बेटा, मैं आपको एक नई पॉइंट बता रहा हूँ, आगे फिर पढ़ेंगे इसी आगे वीडियो के अंदर। जिस एंजाइम में एक्टिव साइट ज़्यादा होंगे वो इस प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस को बहुत जल्दी करेगा, बहुत तेजी गति से करेगा। ये पॉइंट याद रखना, कोलाइडल प्रकृति। देन नंबर 3 पॉइंट आएगा अनुभार। एंजाइम का अनुभार लिख दिया यहाँ अधिक होता है, बिल्कुल सही है। और कितना अधिक होता है लिख दिया,
सबसे कम 35,000 पेप्सिन और 4,83,000 यूरिएज, इसके बीच में इसके एंजाइम के अनुभाग रहेंगे। तो कम भी लिख दिया मैंने, ज़्यादा भी लिख दिया, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। आपसे पूछ सकते हैं सबसे कम, तो आप बताएं पेप्सिन के अंदर, और सबसे ज़्यादा यूरिएज के अंदर। ये आपका अनुभाग है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी नंबर 4 पे, एंजाइम विशिष्टता। एंजाइम में बेटा 2 प्रकार की विशिष्टता होती है, एक तो होती है पूर्ण विशिष्टता, दूसरी होती है समूह विशिष्टता। देखें क्या क्या होती है। मतलब पूर्ण विशिष्टता का मतलब क्या होता है, एंजाइम किसी एक आधार विशेष का ही, मतलब कि केवल एक आधार विशेष का ही उत्प्रेरक होता है। ये नहीं भी वो एंजाइम हर प्रोसेस में काम आए, ऐसा नहीं होगा। एक क्रिया में वही एंजाइम बार बार काम आएगा। जैसे एग्जांपल दे दिया, माल्टोज ग्लूकोज बनाता है, तो इस समय माल्टोज से जब ग्लूकोज बनेगा तो माल्टे एंजाइम में आएगा, कोई दूसरा एंजाइम नहीं आएगा। उसको कहती है पूर्ण विशेषता। सेकंड पॉइंट क्या है, समूह विशेषता। इसमें क्या होगा, एंजाइम कई क्रियाविधियों को नियंत्रित करता है, बहुत सारी क्रियाविधि हैं उनको नियंत्रित करेगा। मतलब एक एंजाइम बहुत सारी केमिकल प्रोसेस को एक्टिवेट करने का काम करेगा, उसको कहते हैं समूह विशेषता। अब नंबर 5 पॉइंट आएगा उत्प्रेरक गुण। जैसे बार बार पता लग गया होगा आपको, एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब क्रियाविधि को बढ़ाने का काम करता है उसकी प्रेजेंस में। ये देखो खुद नहीं होगा चेंज, तो एंजाइम स्वयं परिवर्तन व नष्ट हुए बिना, ये देखिए क्रियाविधियों को तेज करता है। ना तो खुद परिवर्तन लेगा और ना ही वो नष्ट होगा, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। एंजाइम में उत्प्रेरक के सभी गुण पाए जाते हैं, ये पॉइंट लिख दिया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। ये पॉइंट बहुत बार आया इसमें कंपटीशन एग्जाम के अंदर, एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ये हो गया उत्प्रेरक गुण। नंबर 6 गुण है उत्क्रमणीय गुण। मतलब उत्क्रमणीय आप लोगों ने पढ़ा है +1 +2 लेवल में, मतलब क्रिया जब आगे पीछे, इधर से इधर, इधर से इधर, कैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलकर फैट बनाएगा और फैट वापस टूटेगा तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, मतलब दोनों तरफ क्रिया को करना। तो लिख दिया, यह केमिकल क्रियाओं को दोनों दिशाओं में प्रेरित करता है, उसको उत्क्रमणीय गुण कहते हैं। तो ये एंजाइम का गुण भी होता है। जैसे ये लिख दिया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलकर बनाएंगे फैट, किसकी प्रेजेंस में, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में। उसी प्रकार फैट वापस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाएगा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये लाइपेज उत्क्रमणीय क्रिया करेगा। नंबर 7 पॉइंट संवेदनशीलता, मतलब सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर, ऊष्मा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। कैसे, ये देखो, सामान्य नॉर्मल बात करें ना, 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये नष्ट हो जाते हैं। नॉर्मल एंजाइम 60 से 65 डिग्री पे ख़त्म, इसलिए लिख दिया। ये क्वेश्चन आता है 25 से 35 डिग्री तक सक्रिय रहते हैं। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंजाइम जो है किस टेम्परेचर पर सक्रिय रहते हैं, तो ढूंढो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को टिक कर दो। अब ये एक्सेप्शन केस है, वो कहता है कभी कभी ड्राई सीड में 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सक्रिय रहते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इससे नई क्वेश्चन बन गया आपके लिए। एक तो ये बन गया, ड्राई सीड नाम से ड्राई है बेटा, उसके अंदर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। ये पॉइंट भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। किन सीड में, किन बीजों में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो याद रखना ड्राई सीड में। अब ड्राई सीड में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये इस ड्राई सीड में एंजाइम कभी कभी 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सक्रिय रहता है और क्रिया करने की क्षमता रखता है। दैट इज द संवेदनशीलता। अब आएगा पीएच दक्षता, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बहुत ज़्यादा। पीएच क्षमता में ज़्यादातर एंजाइम 6 से 7.5 पीएच पर सक्रिय रहते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, एक ही पॉइंट याद करना है। नंबर 9 पॉइंट है एंजाइमों के पूर्वगामी। एंजाइमों के पूर्वगामी कौन होते हैं, एंजाइम मतलब एंजाइम से पहले कुछ और पढ़े हों। एंजाइम के पूर्वगामी निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, निष्क्रिय अवस्था क्या कहते हैं उनको, जाइमोजन या प्रो एंजाइम भी कहते हैं। याद रखना, प्रो एंजाइम याद या जाइमोजन याद करना। अब ये कैसे एक्टिव होंगे, निष्क्रिय है ना बेटा, सक्रिय करना पड़ेगा, तो कुछ यौगिकों की सहायता से इसे एंजाइम में बदला जाता है। और इस प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनके प्रो एंजाइम होते हैं, उसको काइनेसेज एंजाइम कहते हैं। सभी के नहीं होंगे बेटा, याद रखना कि सभी एंजाइम जितने हैं, जैसे अभी मैंने बताया था 150 के 150 एंजाइम प्राप्त हो गए, 150 के 150 एंजाइम जाइमोने जो 9 किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते। जिनके होते हैं उन एंजाइम कौन से होते हैं, वो काइनेसेज एंजाइम, याद रखना।
नंबर 10 पॉइंट क्या, अभिक्रिया को तेज करना, ये पता लग गया अब तक। तो एक प्रॉपर्टी ये भी दे देते हैं, ये केमिकल क्रिया को तेज करते हैं और क्रिया की साम्यावस्था पर कोई उत्पन्न प्रभाव नहीं करते। मतलब जब कभी साम्यावस्था आ जाए, मतलब ये साम्यावस्था बन गई, तो ये नहीं भी कोई स्पेशल प्रभाव उत्पन्न कर देगा ना, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि इसका काम है केवल क्रिया को तेज करना, ना कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना। नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 11, एंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीन। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, एंजाइम हमेशा प्रोटीन होते हैं, याद रखना। कभी कभी इसके अलावा कभी कभी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पदार्थों के आयन, परमाणु और समूह भी उपस्थित हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे एंजाइम प्रोटीन, कभी कभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पदार्थों के आयन, परमाणु और उनके समूह भी उपस्थित इसमें हो सकते हैं, परंतु ज़्यादातर प्रोटीन। तो ये तो थे 11 प्रॉपर्टी बेटा एंजाइमों की, ठीक है। 3 पहले अपन ने पढ़ा और ये बाकी की ये प्रॉपर्टी इसके अंदर पढ़ी। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक है अपना, प्लांट में एंजाइमों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। प्लांट में किस प्रकार एंजाइम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट दे दिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहते हैं सेल में एंजाइम जीन के कंट्रोल से उत्पन्न होते हैं। ये पॉइंट क्लियर कर दिया। और आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9th 10th 11th क्लास में, 1 जीन 1 एंजाइम, 1 जीन 1 एंजाइम, एक एंजाइम बनाएगा, एक जीन एक एंजाइम बनाएगा। तो इट मीन्स सेल के अंदर जितने भी एंजाइम बन रहे हैं वो एक जीन के कंट्रोल पे होते हैं, इसलिए 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम। क्लियर। अब ये 2 पॉइंट दे दिए, सेल के अंदर जो एंजाइम बनते हैं उनको एंडोएंजाइम कहते हैं, और सेल के बाहर जो एंजाइम बनते हैं उसको एक्सोएंजाइम कहते हैं। ये नाम याद करना, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ एक्सोएंजाइम का एग्जांपल दे दिया, बैक्टीरिया और फंजाई में एक्सोएंजाइम पाए जाते हैं, लिख दिया ना। फंजाई और बैक्टीरिया में क्या होते हैं, एक्सोएंजाइम। मोस्टली एंजाइम जो होते हैं वो है एंडोएंजाइम, और ये जल अपघटित एंजाइम होते हैं। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोएंजाइम को वाटर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, और एक्सोएंजाइम को डेस्मोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं। ये 2 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए। एक्सोएंजाइम का नाम है डेस्मोलाइजिंग, और एंडोएंजाइम का वाटर हाइड्रोलाइटिक एंजाइमिंग, जिसको हिंदी में कह दिया जल अपघटित एंजाइम। तो ये आ गया बेटा प्लांट में एंजाइमों का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देते हैं अपने, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी है वो देखें। नॉर्मल अगर एंजाइम की अपन बात करें तो एंजाइम में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। इस पॉइंट को याद रखना, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। अब इनके नाम पता होने चाहिए बेटा हमें। प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, एपोएंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। एपोएंजाइम जिसे प्रोटीन पार्ट कहते हैं, प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसे नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं, इज इक्वल टू होलो एंजाइम। ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ एक टॉपिक आता है छोटा सा, प्रोस्थेटिक ग्रुप के 2 पार्ट टाइप होते हैं बेटा। कौन कौन से 2 टाइप है, एक सक्रिय कारक जिसे एक्टिवेटर कहते हैं, और सेकंड पॉइंट है कोएंजाइम। सुने, छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिख दिए ताकि थ्योरी तैयार। एक्टिवेटर धातु के बने होते हैं, याद रखना मेटल के होंगे, जो लवणों के आयन के रूप में कार्य करते हैं। कौन कौन से, ये देखो, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारे के सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड नंबर सेकंड पॉइंट है कोएंजाइम। कोएंजाइम में क्या होगा, जब नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन मतलब प्रोस्थेटिक, क्योंकि उसी के पार्ट तो पढ़ रहे हैं अपन, जब नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में कार्य करता है, इसे कोएंजाइम भी कहते हैं। याद रखना ये पॉइंट, इसे कोएंजाइम कहेंगे। इससे एपोएंजाइम से सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अलग से जल्दी अलग नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपोएंजाइम से अलग नहीं कर सकते। कोएंजाइम को बहुत टाइट जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल देखो, NADP, NAD, FAD और कोएंजाइम A। और यहाँ मैंने एक पॉइंट लिख दिया, ये जो कोएंजाइम है बार बार अपन रिएक्शंस में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और अपचयन मतलब रिडक्शन, इंग्लिश हिंदी दोनों याद करना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, अपचयन में भाग लेते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। सिंपल वे में 2 मिनट में याद कराता हूँ। प्रोटीन पार्ट एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक समूह, दोनों को मिलाकर कहते हैं होलो एंजाइम। प्रोस्थेटिक समूह के 2 पार्ट होते हैं, एक्टिवेटर सारे मेटल, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अपना जिंक, सो ऑन, और कोएंजाइम
हमेशा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, इसको कोएंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन भाग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, एपोएंजाइम से सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता। कौन कौन से होते हैं? NADP, NAD, FAD कोएंजाइम है। याद करो NADP, FAD ये किसके पार्ट है? एनर्जी के पार्ट है, इसलिए इसको जल्दी से अलग नहीं कर सकते। और लिख दिया लास्ट में कोएंजाइम ए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भाग लेता है। अब आएगा एंजाइम का नामकरण। बेटा एंजाइम के नामकरण के भी कुछ रूल बनाए, ऐसे नहीं अपनी मुंह उठा के एंजाइम का नाम दे दिया ना। इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी की गई और एक साइंटिस्ट का समूह बनाया गया, उस समूह ने मिलकर इनके कुछ नाम दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 4 रूल याद रखने हैं। हालांकि रूल बहुत बड़े हैं, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आप एंजाइमों के नामकरण के ये 4 रूल याद करना बेटा, इसी के इर्द गिर्द अपना क्वेश्चन बनेगा। देखिए फर्स्ट रूल क्या है? एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर कार्य करता है उसी सबस्ट्रेट के अंत में एज जोड़ दिया जाता है। कैसे? 2 एग्जांपल बहुत बढ़िया दे दिया। यूरिया सबस्ट्रेट पर काम करता है तो यूरिएज, स्टार्च पर काम करता है तो एमाइलेज, क्योंकि स्टार्च को एमाइलेज याद करना उसी के रिलेटेड काम है। ठीक है, तो यूरिया, यूरिएज और एमाइलेज, ये 2 पॉइंट याद करना है आप लोगों ने। दूसरा रूल क्या बनता है? दूसरा रूल बनता है किसी भी प्रोसेस की क्रियाविधि, जो क्रिया किस प्रकार की मतलब क्रियाविधि हो रही है, उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, उस क्रियाविधि के नाम पर उसका नामकरण दे दिया। कैसे? ये देखो, जल अपघटन की क्रियाविधि है तो डीहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीकरण की क्रियाविधि है तो ऑक्सीजिनेज, अपचयन की क्रियाविधि है तो रिडक्टेज, कार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि है तो कार्बोक्सिलेज। ये भी अपन ने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में सारे पढ़े हैं। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ऑक्सीजिनेज एंजाइम, रिड्यूटेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये याद रखना। सेकंड पॉइंट। तीसरा नामकरण है क्रियाधार के अंत में, जिस क्रियाधार में ये काम कर रहा है एंजाइम, उसके अंत में लाइटिक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लो, वसा क्रियाधार के रूप में काम कर रहा है तो वसा घटक के एंजाइम में एंजाइम का नाम क्या दे दिया? लाइपोलाइटिक। प्रोटीन के रूप में प्रोटीनोलाइटिक, अमीनो एसिड के रूप में अमीनोलाइटिक। हो गया याद? कहीं प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा पॉइंट जो आएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहता है पुराने परंपरागत नाम को चेंज ही नहीं किया वैज्ञानिकों ने, उसी के आधार पर चले आ रहे हैं। कौन कौन से? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये पुराने नाम वही का वही है। फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट में आपका काम क्लियर। टिप्स पे याद करो, रट्टा नहीं मारना। नंबर 1, सबस्ट्रेट जिस सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है उसके एंड में एज जोड़ दो, यूरिया का यूरिएज, स्टार्च का एमाइलेज, याद हो गया। दूसरा पॉइंट, जिस क्रियाविधि में काम कर रहा है, जल अपघटन डीहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीकरण ऑक्सीजिनेज, अपचयन रिड्यूटेज, कार्बोक्सिलीकरण कार्बोक्सिलेज। तीसरा पॉइंट क्या है? क्रियाधार के अंत में लाइटिक शब्द योग कर लो। वसा अपघटन के रूप में हो रहा है लाइपोलाइटिक, प्रोटीन अपघटक है प्रोटीनोलाइटिक, अमीनो एसिड अपघटक के रूप में है अमीनोलाइटिक, और लास्ट पॉइंट दे दिया पुराने परंपरागत नाम उसी प्रकार से चले आ रहे हैं। तो ये बेटा आपके एंजाइम की कुछ पॉइंट्स हैं। आज की इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत आएगी, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम इनिबिशन, फैक्टर और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम, ये 5 फैक्टर करके उस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा। तो आज की वीडियो में वही पॉइंट बेटा मैं जो बार बार बताता हूँ, अगर आपने अभी वीडियो देखी है, अभी स्टार्ट किया है मेरे चैनल को देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से बेटा एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा। आज मैं आपको बता दूँ, कल जो बीत गया है उसमें आरएस की नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है अपनी। जो बच्चा आरएस की तैयारी करना चाहता है या करेगा बीएससी करने के बाद या बीए करने के बाद, जो आपका साइंस से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पार्ट रहेगा आरएस में, उसकी वीडियो मैं भविष्य में लेके आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं, आरएस और आईएएस का सारा मैटर आपको वीडियो में दूंगा, ऐसा मैटर जो आपको आईएएस और आरएस में सफलता दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच।